वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे हो। तुम लोग का वेलकम बैक चैनल में नहीं है, तुम लोग का क्लास में। लेक्चर कौन सा ही है? 7। एक हफ्ते हो चुके हैं हम लोग के रिवीजन को शुरू हुए हुए, और अभी चैप्टर 10-20% हो गया है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? विद्युत द्विध्रुव के बारे में। पहले तो हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा, उसका नाम क्या था? विद्युत बल रेखाएं, है ना। विद्युत बल रेखाएं पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा? उसके गुण। ठीक, गुण पढ़ने के बाद विद्युत द्विध्रुव पढ़ा। द्विध्रुव के बाद क्या पढ़ना है? उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जो द्विध्रुव होता है इसको अच्छे से पढ़े रहना है। इसमें एक फार्मूला हमने पढ़ा था, वेक्टर P = 2QL, जिसको असल में कैसा लिखना चाहिए? Q × 2L। ठीक, थोड़ा स्पीड भागेंगे अब हम लोग। इसका मात्रक जब लाया गया था तो कैसे लाया गया था? आवेश जो है उसका मात्रक कूलाम × मीटर, इसका हो जाता है कूलाम × मीटर। C बड़ा रहे, M छोटा, तभी सही माना जाएगा। विद्युत द्विध्रुव क्या है? इसकी परिभाषा बहुत सिंपल सी है। यदि दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत निकट रखे हों तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सबको याद है? हम जब तीव्रता लाते हैं तो तीव्रता हमने जो पहले पढ़ा था, तीव्रता लाने के लिए हमने पहले जो फार्मूला पढ़ा था वो किसके कारण था? बिंदु आवेश के कारण। अब किसके कारण है? द्विध्रुव के कारण। बिंदु आवेश के कारण जो आया था वो आया था KQ/R²। इसके कारण जो आया है वो K आया है 2P/R3। ठीक है, बस यही हमारा था फार्मूला। यहाँ यही याद रखना है कि E प्रोपोर्शनल 1/R² होता है, यहाँ पे E प्रोपोर्शनल 1/R³ होता है। ठीक, तो बताओ ज्यादा बल किसके कारण लगेगा? इसके कारण कि इसके कारण? इसके कारण। इसमें तो क्यूब हो गया, हर बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा तो उधर का मान और कम हो जाएगा। बस यही हमें पढ़ना था। लेकिन द्विध्रुव के कारण दो स्थितियां थी, तो ये वाला जो अभी ये वाला जो फार्मूला आया था ये तो आधे हो गया। ये जो आया था फार्मूला कौन सी स्थिति का था? अक्षीय स्थिति का था। आज हमें कौन सी वाली पढ़ना है? निरक्षीय वाली पढ़ना है। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ला रहे हैं। जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं, इस चैनल में नीचे वीडियो में नीचे जाओगे, प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे पहले से लेके 7वें तक। डायरेक्ट यहाँ देखोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर बाद में कमेंट करोगे क्या पढ़ा रहा है। सही बात है ना। ऐप में तो टेंशन फ्री रहो, पैसा दियो तो पढ़ोगे। अभी ये 1 महीने का ही मिलेगा यूट्यूब में फ्री मटेरियल। हम क्या ला रहे हैं? हेडिंग का नाम क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें ई लाना है किसी बिंदु पर। विद्युत द्विध्रुव के कारण ई लाना है, लेकिन कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति कल हमने आपको बता दी थी, लंबार्धक रेखा होती है। इक्विटोरियल पोजीशन कहते हैं, जहां तक कंफर्म नहीं, मुझे इंग्लिश पढ़ाई बहुत समय हो गया तो सब भूल भाल गया। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव पहले बनाते हैं। आदत क्या डलवाया था मैंने विद्युत द्विध्रुव बनाने की? पहले हम माइनस वाला बनाते हैं ना। पीछे खिड़की बंद किया, अंधेरा अंधेरा लगता है। तुम लोग को उधर सही दिख रहा है? हाँ, विद्युत द्विध्रुव हो गया, बंद रखो तुम अपनी चॉइस के हिसाब से। मैं बोल आ रहा हूँ कि बंद है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, काले वाले लोग और काले दिख जाते हैं। तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज लेंगे और एक प्लस चार्ज लेंगे। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये मान लो है -Q, और ये क्या है? +Q। हम जानते हैं दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? दोनों के बीच की दूरी कितनी होती करती है? 2L। 2L में हम मध्य बिंदु क्या ले लेते हैं? ओ, हम लोग बोलते करते हैं कि माना AB, इसका नाम AB दे देते हैं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q या फिर -Q +Q आवेश मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2L। कल का वीडियो देखो तभी आज वाला समझ में आएगा। तो 2L जो टोटल लंबाई है, उस टोटल लंबाई को हम 2 हिस्से में कर दिए। ये वाला L हो गया, ये वाला L हो गया। बस उसमें क्या था? उसके मध्य बिंदु O था, O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में था। इस बार क्या होगा? O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में। ना यार, मुझे इसको ऊपर भी वियोजन करना पड़ेगा और नीचे बना लिया जाए, है ना। ऊपर अभी वियोजन करना पड़ेगा। इसके 2 तरीके हैं, एक वियोजन वाला तरीका है, एक डायरेक्ट वाला तरीका है। मैं दोनों बता दूंगा। तो -Q हमने नीचे ले लिया, और यहाँ से कुछ दूरी पर ये क्या है? +Q चार्ज है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। यहाँ पे L दूरी है इसकी, ये भी दूरी L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, ये हमने R दूरी ले ली। R दूरी पर कोई बिंदु P है, और इस P पर क्या ज्ञात करना है? हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाने के लिए हमें एक आवेश मानना पड़ेगा। आवेश नहीं मानोगे तो आएगी कहाँ तीव्रता? तो आवेश हम कौन सा मानेंगे? एकांक आवेश। तो हम मानेंगे माना बिंदु P पर एकांक धनावेश है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? एकांक धनावेश की कल्पना कर देते हैं, +1 कूलाम। कोई दिक्कत?
कूलाम न लिखोगे तो भी चलेगा। जब इसको यहाँ पे लगाएंगे तो इस पर दोनों क्या करेंगे, मिलके बल लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं। लेकिन ये विचित्र है, अगर हम बल के रूप में देखें तो ये इसकी जो दिशा होगी चलने की वो थोड़ा अलग ही होगी। सबसे पहले देखेंगे प्लस वाला क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा कि खींचेगा, धक्का मारेगा, तो ये इसको धक्का मारेगा तो ये इस दिशा में जाएगा, और माइनस वाला क्या करेगा, इसको खींचेगा तो इस दिशा में आएगा। तो इस पर दो बल लगेंगे, है ना। तो दो बल के लिए हम ऐसा करते हैं, माइनस वाले को रेड कलर का मान लेते हैं और प्लस वाले को ग्रीन कलर का। ग्रीन में इंक नहीं डाला ना, बहुत दिन से, डाल लीजिए आज। तो प्लस वाला इस पर जो बल लगाएगा वो कुछ इस दिशा में होगा, ये आ जाएगी ई प्लस, ये कौन सी आ गई, ई प्लस। माइनस वाला क्या करेगी, इसको अपनी ओर खींचेगा, ये क्या आ गया, ई माइनस। माइनस प्लस लिखना ज्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से, उससे क्या हो जाता है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता कि E1 कौन सा है, E2 कौन सा, नहीं तो ध्यान देना पड़ता है कि प्लस वाला कौन सा था, माइनस वाला। इस तरह में आराम रहता है, बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो। सहूलियत के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसका त्रिभुज बना लेते हैं, कोई दिक्कत। थोड़ा बराबर लाइन नहीं आई है, हो गया, तुम लाइन में ना ध्यान दो, वैसे मुझे लाइन मारना नहीं आता। हाँ, तो ये हमारा चित्र लगभग हो गया है। अब हम जानते हैं तीव्रता ही बल है, तीव्रता और बल में ज्यादा अंतर नहीं है। तो अगर तीव्रता एक इधर है एक इधर है तो दो दिशाओं में एक ही बिंदु पर बल लगेगा, तो परिणामी बल कहाँ लगेगा, उसके बीचों बीच। तो परिणामी बल इसका कहाँ लग जाएगा, एकदम बीचों बीच, इधर साइड। ये तो हमें पता है, लोकल सी बात है, जिसको नहीं पता जान लो। अगर तुम दो दिशाओं में ऐसे बल लगाओगे, ये दो बल ऐसे लग रहे हैं, तो इनका परिणामी बल कहाँ लगेगा, बीच में। लेकिन हम इसको कैसे लगाएंगे, सदिश वियोजन की मदद से। किससे, सदिश वियोजन की मदद से। तो हम सदिश वियोजन के लिए पहले तो यहाँ पे एक थीटा मान लेते हैं, ये भी थीटा हो सकता है और ये भी थीटा हो सकता है, ठीक है। चित्र बना के बता रहा हूँ, इससे ये पता चलेगा कि शुरुआत कैसे करनी थी। हमें ऊपर कुछ जगह लेके चित्र बनाना होगा, इधर साइड जगह छोड़नी होगी, मतलब इधर आवेश बनाना है, दो ठो प्लस माइनस, फिर मध्य बिंदु O से R दूरी पर जाना है, P पर एक आवेश रख देना है। अब इस पर जो बल लगेंगे उसके बारे में हमें देखना है थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये जो इधर साइड धक्का मारा है, तो हम एक ऐसा बनाते हैं, देखो ये ऐसे है ना, ऐसे है ना, दिख रहा है ना, ये हमें ऐसे ही एंगल यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, ताकि ऐसे बन जाए। ऐसे है, अगर यही यहाँ पे बनाना है तो हमें एक यहाँ क्या बनानी पड़ेगी, लाइन। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, लाइन बना लेंगे। बात समझ में आई। अब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, दोनों संगत कोण है। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है। अब इसका वियोजन होगा, तो इसका वियोजन जो होगा दो दिशाओं में होगा। जैसे ये है ना, इसको रखो थोड़ा सा, ये ऐसे है, ई प्लस है, हाँ ई प्लस। इसको तोड़ेंगे तो ये दो दिशाओं में ऐसे हो जाएगा, ऐसे है ऐसे हो जाएगा, दिख रहा है सबको। ये ऐसे है तो दो दिशाओं में टूट जाएगा, समझे। तो जब दो दिशाओं में टूटेगा तो ये एक ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा और एक क्षैतिज घटक। 11th का टॉपिक है, लेकिन यहाँ बहुत यूज होगा, खासतौर पर न्यूमेरिकल्स में। तो एक ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा और एक क्षैतिज घटक। इसको अच्छे समझना, न्यूमेरिकल इसी से बनेंगे। आना भी न्यूमेरिकल ये जा रहा है। स्कूल में कुछ बताए हैं क्या आएगा? अरे फर्स्ट सेकंड चैप्टर से पूछो थोड़ा, शायद कोई आदेश उदेश आया हो। स्कूल में एग्जाम कैलेंडर आता है ना, मेरे पास नहीं, उसमें शायद लिखा हो, एग्जाम कैलेंडर में लिखा हो कुछ शायद जानकारी। तो ई प्लस को तोड़े, हम क्या किए, ई प्लस को तोड़े, तो ये ई प्लस क्या बनेगा, साइन थीटा, और ये वाला क्या बनेगा, ई प्लस कॉस थीटा। ऐसा क्यों बनेगा, हमने पढ़ रखा है कि जो थीटा से जुड़ी भुजा होती है उसमें क्या आता है, कॉस थीटा। थीटा से जुड़ी वाली है कॉस थीटा, थीटा से अलग भुजा में साइन थीटा। ऐसे इसका भी वियोजन होगा। ये बताओ, यहाँ थीटा है तो हम जानते हैं ऐसे 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 नहीं बन रहा है, जेड टाइप का। तो यहाँ कोण बराबर होते हैं। कौन सा कोण होता है, एकांतर। एकांतर ये मुझे नहीं पता। यहाँ कोण है थीटा, तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा। अब इसको भी तोड़ेंगे तो ई माइनस, समझो ऐसे था ई माइनस, ये भी टूट के दो हिस्सों में हो जाएगा। टूट के दो हिस्सों में हो जाएगा तो ये वाला थीटा से जुड़ी हो जाए तो क्या आ जाएगा, ई माइनस कॉस थीटा, और ये नीचे की ओर बनेगा ई माइनस साइन थीटा। आ गया। अब हम ये देख रहे हैं कि आगे क्या करना है। आगे करने के लिए हमें दोनों की दूरी देखनी है। दूरी देखने के बाद दोनों का बल देखो। चित्र खत्म हो गया। इसके बाद चित्र में तुम्हें कुछ नहीं बनाना, चित्र बनाते बन जाएगा। मान लो आ ही गया, एक जमाने में आता करता था, हो सकता है ट्रेंड बदल दे, ठीक, पुराना ट्रेंड ला दे। बीच में तो बदला हुआ है 2-3 साल से, 2-3 साल नहीं, हाँ 3-4 साल से नहीं आया लगता है, बहुत समय हो गया। अब ये समझो कि प्लस वाले से मतलब पीबी कितना है और पीए कितना है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, दोनों की दूरी बराबर दिख रही कि नहीं, दूरियां बराबर हैं। जब दूरियां बराबर हैं, आवेश बराबर है, तो बल भी क्या होगा, बराबर होगा।
यानी यहाँ पे जो E प्लस आएगा और E माइनस आएगा, इनको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये जो E प्लस और E माइनस आएंगे दोनों की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। यानी सारी वैल्यू जितनी दिख रही है E प्लस साइन थीटा, E माइनस साइन थीटा, E प्लस कॉस थीटा, E माइनस कॉस थीटा, सब एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल। अब बताओ एक ही पॉइंट पर, एक ऊपर और एक नीचे, समान बल लगे, समान बल एक ही बिंदु पर ऊपर नीचे लगे, क्या वो वस्तु कहीं जाएगी, नहीं जाएगी। जैसे पटरी हो गई, इस पटरी पर मैं एक हाथ से ऊपर बल लगाता हूँ, एक हाथ से नीचे, दिख रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे ऊपर भी खींचूं, नीचे भी, ऊपर भी खींच रहा हूँ नीचे भी, दोनों तरफ में समान बल लगा रहा हूं, क्या ये कहीं जा रही है, नहीं जा रही है। नहीं जा रही, इसका मतलब क्या हुआ कि बल तो लगा रहा हूं लेकिन दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ऊपर वाला बल नीचे वाले बल को कैंसिल कर रहा है। लेकिन इधर साइड क्या है, ये भी इधर ही बल लगा रहा है, E प्लस का डायरेक्शन भी इधर है और E माइनस का डायरेक्शन भी इधर। अब ये ऐसे है, इसको मैं भी, ये वाला हाथ भी इधर ही बल लगा, ये वाला हाथ भी, तो दोनों इधर नहीं चले जाएंगे, जा रहा है ना। लेकिन अगर ऊपर नीचे बल लगा रहा हूं तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, कैंसिल हो गए यानी जीरो। और इधर साइड जा रहे हैं तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे मान लो एक कार 100 की स्पीड में आ रही थी, पीछे से 100 की स्पीड में ट्रक आया, नहीं, ट्रक को उसको ठोकने के लिए और स्पीड में आना पड़ेगा। मान लो 200 की स्पीड में ट्रक आया और कार 100 की स्पीड में जा रही, तो अब टक्कर हुई है, पीछे से ट्रक मारा, तो क्या कार की स्पीड 100 ही रहेगी, जाहिर सी बात है 150 तो पार ही हो जाएगी कुछ वक्त के लिए। संवेग संरक्षण का नियम लगेगा, वहां पे संघट्ट लगाना पड़ेगा हमें, प्रत्यास्थ संघट्ट, है ना, वो हम 11th में देखते हैं। तो ये तुम समझ चुके हो कि परिणामी तीव्रता किधर साइड आई है, इधर साइड, क्योंकि प्लस वाला डायरेक्शन भी इधर ही है और माइनस वाला डायरेक्शन भी इधर ही है। बात क्लियर हो गई बच्चों। अब हमें इसको लगाना कैसे, तो लगाने के लिए हम सबसे पहले वही लगाएंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, फिर दोनों को क्या कर देंगे, हम इकट्ठा कर देंगे, यहाँ सदिश वियोजन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो माइनस क्यू के कारण लगाएं, माइनस क्यू आवेश के कारण, दूरी हो गया, आ जाएगी डायरेक्ट, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, डायरेक्ट लिख दूं P पर E। तो ये माइनस क्यू के लिए E माइनस हमने मान रखा है ना, तो E माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा, K तो आई गई, K की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे इनका आवेशों का गुणा करना है, तो इसका आवेश तो Q बस है, तो ये आ जाएगा KQ अपॉन दूरी। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, देखो ये R है, ये L है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये आ जाएगा R² प्लस L², कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे ये बताओ, नीचे हम क्या करते हैं, स्क्वायर, ये यहाँ पे बिंदु आवेश वाला सूत्र लगता है, यहाँ दूरी का स्क्वायर करते हैं, तो अगर हम दूरी का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। असल में ये रूट आएगा R² प्लस L² का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा R² प्लस L²। इक्वेशन मानने की कोई खास जरूरत है नहीं। इसी प्रकार हम किसके कारण लगाएंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो ये E प्लस आएगा, ये भी आ जाएगा KQ अपॉन R² प्लस L²। क्यों आया है क्योंकि दोनों से दूरी क्या है, समान है। यहाँ से भी दूरी देखोगे R² प्लस L²। अब ये मार्कर खत्म हो चुका है, मतलब खराब हो चुका है। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है कि E प्लस ही क्या है, E माइनस। हमने माइनस नहीं रखा है क्योंकि हम इस चैप्टर में नहीं रखते करते हैं, रख देंगे तो कट के जीरो ना आ जाएगा। लेकिन हमें ये पता है इस पर जीरो बल कभी नहीं लगेगा। जीरो बल कब लगता है, जब दोनों तरफ से बराबर लगे, है ना। लेकिन यहाँ पे ये इधर मार रहा है, ये इधर मार रहा है, तो परिणामी बल तो इधर लगेगा। इसका दूसरा मेथड भी है, वो वाला भी कराता हूँ, ठीक। पिछले साल के बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम की नोट्स भेजा था उसमें दूसरा मेथड ही लगा था। बस E प्लस और E माइनस बराबर है। फिर इसके लिए हमने क्या किया, इसका पूरा का पूरा सदिश वियोजन किया। सदिश वियोजन किया तो सदिश वियोजन के बाद हमें क्या चाहिए, परिणामी तीव्रता। तो कल वाले टॉपिक में परिणामी तीव्रता कितनी आई थी, E बराबर E प्लस माइनस E माइनस, ऐसे था ना, मतलब दोनों को जोड़ दिए थे एक प्रकार से, BGO किए थे। डायरेक्शन अलग था तो अलग टाइप का जोड़ दिए माइनस लगा के। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सदिश वियोजन। तो वियोजन में सबसे पहले हम देखेंगे कि E प्लस के ये ऊर्ध्वाधर घटक है और ये क्षैतिज घटक है, ऐसे E माइनस का ये ऊर्ध्वाधर घटक और ये क्षैतिज घटक। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्जा लिख दिया, ऊर्ध्वाधर घटकों का बीजीयोग। सबसे पहले ऊर्ध्वाधर घटकों का बीजीयोग लगाओ, ये फिर वही वाली अगरबत्ती वहां की है ना, तो ये E आएगा। नेट तीव्रता हम ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, परिणामी तीव्रता, नेट तीव्रता। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक कौन है, E प्लस साइन थीटा, E माइनस साइन थीटा। ये बताओ E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा की डायरेक्शन अलग अलग है कि सेम सेम, अलग अलग, और समान बल है।
अब ये बताओ ई प्लस और ई माइनस दोनों सेम ही तो है, माइनस क्यों लगा? चिन्ह परिपाटिश तुम्हें पता होगा, ऊपर जाते हैं प्लस है, नीचे जाते हैं माइनस, इधर जाते हैं माइनस, इधर जाते हैं प्लस, लेकिन इधर जाएंगे प्लस ही लेंगे, उल्टा बनाया हुआ है इसलिए। तो यहाँ पे अपोजिट होने के कारण, एक ऊपर है और एक नीचे, दिशा दोनों की अलग अलग होने के कारण एक में प्लस लगा एक में माइनस। यहाँ पे दिशा दोनों की सेम है तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस है प्लस रहेगा। तो यहाँ पे प्लस है तो इसको भी प्लस ही बोल दो, तो ई प्लस साइन थीटा माइनस ई प्लस साइन थीटा। भाई ये भी प्लस है, सॉरी ये भी प्लस है तो ई माइनस को भी प्लस लिख दिया, पूरा कट गया। तो ऐसे में तो परिणामी तीव्रता क्या आ गई? 0, अगर हम ऊर्ध्वाधर घटक की बात करते हैं। लेकिन हमें आंसर तो लाना है और हमें पता ही इधर ही पर लगेगा, तो इसलिए क्या लगाएंगे अब? 36 घटकों का बीजीओ। तो 36 घटकों का बीजीओ, उधर नहीं पूछेगा ना, 36 घटकों का बीजीओ, 36 घटकों का बीजीओ लगेगा तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। आ गया। प्लस क्यों किया दोनों को? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मिल के बल लगेगा, जैसे कार जा रही थी टक्कर लग गई पीछे से ट्रक की, तो दोनों का फोर्स मिल के उस पर वेग लगेगा, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ई इक्वल टू, इसको भी प्लस कर दो या तो माइनस कर दो या तो प्लस, जो तुम्हारा मन हो। ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस ये भी आ जाएगा ई प्लस कॉस थीटा। अब दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये आ जाएगा ई प्लस 2ई प्लस कॉस थीटा। आ गया। यही क्या कहलाएगा? परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता इधर आएगी। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। मैं रोज एक ही बात बता रहा हूं कि हो सकता है हम अभी जितना पढ़ रहे हैं उससे पेपर में कुछ ना आए, ठीक? अब 4-5 सवाल हैं जो बुक में, वही आ जाए। तो ये E इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2E प्लस कॉस थीटा। आ गया। अब ये बताओ यहाँ पे हमें E प्लस की वैल्यू पता है, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। E प्लस की वैल्यू ये रही, E प्लस ई माइनस सेम ही तो है, ये आ जाएगा K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा लाना पड़ेगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कॉस थीटा लाने के लिए हमें यहाँ इतने सारे समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं ना, 2 ही दिख रहे हैं तो इसमें हम क्या लगा देंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है? ये उनको वहां पढ़ाया जा रहा है जिनसे नहीं बनता और जो शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वही लोग ध्यान दो, जिनसे बनता है वो लोग सोच रहे हैं कि हाँ मेरा रिवीजन हो रहा है। अरे रिवीजन नहीं, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है सही बात है। जिनसे बनते हैं उनको, जिनसे अच्छे से बनते हैं यही सोच रहे हैं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जिनसे नहीं बनता वो सोच रहे हैं मेरे टाइम वेस्ट हो रहा है। दोनों का हो रहा है, अब वो समझना पड़ेगा तुम्हें। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी ये बटे ये आएगा, ये आधार है और ये कर्ण, तो ये एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ भी वही कंडीशन जो कल वाले वीडियो में बताया था, कल वाली क्लास में बताया था कि एल की वैल्यू क्या होगी? बहुत छोटी। एल की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, जैसे 0.1 का बताया था। ये मान लो एल है तो एल स्क्वायर करूंगा तो 0.1 का होल स्क्वायर 0.01 आ जाएगा, तो एल स्क्वायर लेस देन एल नहीं आ गया, और छोटा हो जाएगा, और 0 लोगे तो और 0 आ जाएंगे। यही आप बताएगा कि छोटे नंबर के स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर और छोटा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ से एल स्क्वायर को क्या मार देंगे? इग्नोर। एल स्क्वायर को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। तो ई इक्वल टू कितना आएगा? के सबसे बाहर लिखते हैं, के को बाहर लिख दो। यहाँ पे 2QL दिख रहा है, 2QL, तो 2QL इकट्ठा कर दो, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? एल स्क्वायर को इग्नोर मार दिया, उसको लिख दिया करो एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर। लिख दूं क्या? लिख देता हूँ, चलो C1 है ना, क्योंकि एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर, इसलिए क्या कर देंगे? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को समतुल्य लिख देंगे आर स्क्वायर। समझ गए? यही बस इतना सा लिख दिया, काम हो गया। कैसे बिजी हैं इधर सब। यहाँ पे एल स्क्वायर खत्म, यहाँ पे एल स्क्वायर खत्म, तो आर स्क्वायर और रूट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और रूट आर स्क्वायर आएगा। पिछले वाले में देखो कटा था आर, इसमें काटने के लिए आर आया ही नहीं है ना, आर स्क्वायर और इसका रूट कट जाएगा, एक आर बचेगा, इक्वल टू क्या आ गया? के 2QL क्या कहलाता है? P अपॉन आर क्यूब। बस इसका वैल्यू रख दो, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर क्यूब। ये आ गया फाइनल आंसर। P क्या है? P क्या है पता होना चाहिए। जहाँ P क्या है? P था 2QL विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जो हमने कल पढ़ा था। बस इतना ही है निरक्षीय स्थिति।
शुरू में क्या दे देते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2l है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें E ज्ञात करना है। इस पर E ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं जिससे प्लस क्यू और माइनस के आवेश इस पर तीव्रता मतलब बल लगाते हैं, बस वो दो भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक इधर बल लगता है एक इधर बल, लेकिन परिणामी बल कहाँ लगता है, बीच में। परिणामी तीव्रता लाने के लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया। तो यहाँ पे हमने देखा 2e cos थीटा आ जाएगा। अब 2e cos थीटा का ये लंबा वाला मेथड था, एक छोटा वाला मेथड भी होता है, तो पेपर में तुम वाला मेथड भी लगा सकते हो। कहो तो बताऊं, कहो तो ना बताऊं। उसको लगाने के लिए तुम्हें वही 11th क्लास का चतुर्भुज नियम लगाना पड़ेगा। चतुर्भुज नियम पढ़े थे ना, तो रूट के अंदर क्या करोगे, रूट के अंदर e प्लस का स्क्वायर और e माइनस का स्क्वायर, फिर 2e1 e2 मतलब e प्लस e माइनस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ थीटा कितना आएगा, इन दोनों के बीच का कोण 180 माइनस 2 थीटा कैसे आएगा। इसको हम डायरेक्ट 2 थीटा क्यों नहीं बोल सकते, भाई ये थीटा ही है थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा का है बोलोगे। अगर ना बोलो तो, अगर ना बोलो तो क्या आएगा, करके देखें। बाकी एक ही मेथड जानोगे तो आराम है। ये वाला कंप्लीट है ना, एक बार प्लस के एक बार माइनस के कारण लगाए, एक बार प्लस के कारण लगाए, दोनों के बाद हमने क्या बोला, दोनों बराबर हैं। फिर ऊर्ध्वाधर घटकों को लगाए, तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया ऊर्ध्वाधर वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर हमने कौन सा वाला लगाया, क्षैतिज वाला। क्षैतिज वाला तुम्हें समझ में आ गई, एक नया फार्मूला बना, ठीक है। और यही फार्मूले से पता चला कि बिंदु बी पर परिणामी तीव्रता यही आएगी। ये आ गई E इक्वल टू 2e cos थीटा। ये E टोटल भी कह सकते हो या फिर E नेट कह सकते हो, नेट यानी टोटल। बस कल मैंने एक चीज नहीं बताई थी, वो आज बता देता हूँ। वो कौन सी चीज है, जैसे पेपर में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब, जब मैं ऑब्जेक्टिव बोलूँ तो ये ना सोचा करो वो जो शुरू में आते हैं ऑप्शन वाले। ऑब्जेक्टिव का मतलब मैं सबको ऑब्जेक्टिव ही बोलता हूँ, मेरी आदत पड़ी है। जो एक नंबर वाले आल टोटल है, रिक्त स्थान हो गया, सही विकल्प हो गया, सही जोड़ी, एक वाक्य, वो गंदी आदत पड़ी आती करती लोगों की, ठीक। तो मेरी भी एक गंदी आदत पड़ गई, मैं सबको ऑब्जेक्टिव बोल देता हूँ, ठीक है। तो मुझे पागल घोषित मत कर देना, इसको भी मिटा दूं, आप तो सच में पागल घोषित कर देंगे। यहाँ कल मैं एक बात नहीं बताया था कि जो डाइपोल होता है यानी द्विध्रुव, उस पर नेट चार्ज कितना होता है, वो 0 होता है। ये कल बताना भूल गया था, डेली कुछ ना कुछ भूल जाता है, फिर बाद में याद आता है। जो डाइपोल होता है विद्युत द्विध्रुव, उस पर नेट आवेश कितना होता है, 0। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उस पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज, तो कितना हो जाता है, 0। अब इसी को अगर हम दूसरे वाले मेथड से ट्राई मारे, दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड है चतुर्भुज नियम वाला, ट्राई करो। तो चतुर्भुज नियम के कारण जो E आएगा वो कितना आ जाएगा, रूट E प्लस का स्क्वायर आएगा प्लस E माइनस का स्क्वायर आएगा, प्लस आ जाएगा 2e प्लस E माइनस कॉस थीटा। बस हमें थीटा देखना होगा यहाँ पे। तो थीटा कितना आ जाएगा, इसका थीटा कितना आएगा, 2 थीटा, और ये भी थीटा ये भी थीटा, 2 थीटा आ जाएगा। ये E प्लस E माइनस सेम ही तो है, E प्लस E माइनस सेम ही है, तो कितना आ जाएगी ये 2e प्लस स्क्वायर, ठीक है, 2e प्लस स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ गया, 2e प्लस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 2 थीटा। हम ऐसा करके देख रहे हैं, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो जय श्री राम। यहाँ मुझे कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है, तो 2e प्लस स्क्वायर कॉमन दिखा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ से सब कॉमन चला जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस 2 थीटा। लगता है आ जाएगा, आ गया, आ गया, नहीं आया, मेरा तो आ गया आंसर। यहाँ पे 2e प्लस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बस अब तुम्हें पता ही चल गया होगा, 2 का रूट बन गया तो 2 बाहर आ गया, e प्लस का स्क्वायर है तो e प्लस बस बचेगा, कॉस स्क्वायर है तो कॉस बचेगा। अब पिछले वाले में यहीं तक आए थे, बस e प्लस की डायरेक्ट वैल्यू रखो और कॉस थीटा रखो। तो इसको सदिश वियोजन के बिना ही लगा दिए, मतलब इसमें हमें ऊर्ध्वाधर घटक नहीं लिखना, क्षैतिज घटक नहीं लिखना, ये डायरेक्ट ही लग गया। फिर हमें इस चित्र में ये सब, ये जो लाल और हरे रंग का बनाया हूँ, ये वाला भी लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आज घर में तुम लोग ट्राई करना, बाकी वो सब तो लिखना ही पड़ेगा, माने भी एक विद्युत द्विध्रुव इंट्रोडक्शन तो लिखने पड़ेगा। CBSE में भी थोड़ा बहुत लिखते हैं, उसमें ज्यादा नहीं लिखते। तब बताओ कोई दिक्कत इसमें,
हमने यहाँ 2 थीटा क्यों लगा दिया, 2 थीटा हमें यहाँ पे दिखा तो हमने लगा दिया। जब 2 थीटा लगा दिया तो बन गया 1 + cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो ई इक्वल टू क्या आ गया 2, इसकी वैल्यू क्या आई है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आई एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रख दिया आगे, सेम प्रोसेस बन जाएगा। बस इसमें क्या हुआ, एक तो चीज नहीं हुई, वो कौन सी है, सदिश वियोजन। तो तुम्हें जो मेथड अच्छा लगे वो कर लो, सदिश वियोजन नहीं हुआ। ठीक, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ये सब क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है, जो न्यूमेरिकल कराते हैं वो बस लिख लिया करो। ये वाली नोट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, फ्लिपकार्ट अमेजॉन सब में है। मुझसे डायरेक्ट ऑर्डर करना है तो मुझे मैसेज कर दो, मैं यहीं से बाई पोस्ट भेज दूंगा। इसमें सब लिखा लिखा मिल जाएगा और सेम इसी तरह जैसा मैं वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, सही बात है ना। अब बताओ, निरक्षीय स्थिति क्लियर है। ठीक, बस हमने एक तो चीज यहाँ पे ध्यान दी कि निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता आई है और अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता आई है वो 99% सेम है, 1% अलग है। क्या अलग है, एक तो डबल है ना। जैसे हम अक्षीय वाला देखें, अगर अक्षीय वाला देखते हैं तो कितना आया था, क्या था k इंटू 2p अपॉन आर क्यू। अगर हम ई निरक्षीय वाला देखें तो निरक्षीय वाला कितना आया हम लोग का, k इंटू पी अपॉन आर क्यू। तो बताओ इसमें बड़ा कौन होगा, मतलब कहाँ पर आवेश रखूंगा। अगर ये डाइपोल है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो मैं यहाँ पे कोई +1 चार्ज रखूं और यहाँ पे +1 चार्ज रखूं, कहाँ पर तीव्रता ज्यादा होगी, सोचो कहाँ पर तीव्रता ज्यादा होगी, अक्षीय में कि निरक्षीय में। निश्चित है, क्यों, अक्षीय में निरक्षीय का डबल है, अक्षीय में निरक्षीय का डबल है। अगर हम यहाँ से ई अक्षीय का आउटपुट लाएं तो ई अक्षीय बराबर आएगी 2 बाहर करो, और 2 बाहर करोगे तो ये के पी अपॉन आर क्यूब बना, के पी अपॉन आर क्यूब असल में क्या है, ई निरक्षीय, समझ गए। तो इससे तुम्हें ये भी कहा जा सकता है कि ई अक्षीय इज ग्रेटर देन ई निरक्षीय। ये हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले, किसी विद्युत द्विध्रुव में अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में यदि एकांक आवेश को रखा जाए तो किस स्थिति में उस पर बल या फिर किस स्थिति में उस पर तीव्रता अधिकतम होगी या फिर ज्यादा होगी। 2 नंबर में कुछ भी पूछ सकता है कुछ भी बना के पूछ लेगा और अच्छा क्वेश्चन भी रहता है, 2 नंबर में कोई दिक्कत नहीं रहती। तो बन जाएगी इसका आंसर, बन जाएगा ना, किस स्थिति में तीव्रता ज्यादा होगी, अक्षीय स्थिति में। मतलब ये यहाँ पे रहेगा ज्यादा बल लगाएगा, यहाँ पे रहेगा तो कम बल। सोचो यहाँ पर विस्थापन किधर हो रहा था, इधर साइड है ना, यहाँ पर विस्थापन किधर हो रहा है, इधर साइड है ना भाई, इधर बल की दिशा इधर साइड है, परिणामी बल इसमें इधर साइड लगेगा और इसका परिणामी बल किधर लगेगा, इधर साइड लगेगा। और इसमें असल में 2 तरफ लगा, एक इधर लगा और एक इधर लगा, तो परिणामी बल कहाँ लग गया, बीच में लग गया। इसमें एक बल इधर लगा एक बल इधर लगा, जो इसके कारण बल लगा वो थोड़ा सा क्या था, कम था, दूरी बढ़ने से कम हो जाता है बल। यहाँ से आपका अक्षीय और निरक्षीय वाला टॉपिक होता है समाप्त। बस एक बात जो थी वो मैं बहुत बार बता दिया हूँ कि बिंदु आवेश के कारण क्या होता है अपॉन में आर स्क्वायर, और विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है अपॉन में आर क्यूब। ठीक, इंपॉर्टेंट नोट डाल के आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। बुक में E1 E2 करके लगाया है, तो E1 E2 करके तुम पेपर में मत लगाना, तुम कैसे लगाया करना, प्लस माइनस करके। प्लस माइनस ज्यादा अच्छा है कि E1 E2, जो तुम्हारी इच्छा हो। क्या हुआ, E1 E2 अच्छा है, हमको तो प्लस माइनस अच्छा लगता है भाई, प्लस वाले से पता चलता है प्लस वाले, माइनस वाले से पता चलता है माइनस वाला। हम नई हेडिंग आती है हम लोगों की, टिंग टोंग। नई हेडिंग का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। इन सब के कभी व्यंजक नहीं आए हैं, जैसे अब आगे तुम्हारी 3 हेडिंग आएंगी, उनके कभी भी व्यंजक नहीं आए। उनसे जनरली जो क्वेश्चन देखा गया वो पता है क्या देखा गया है, रिक्त स्थान या तो सही जोड़ी में सूत्र पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, तो हमें सूत्र याद करना है केवल, जो पूछ रहा है। खारा वाला पानी यहाँ है। सूत्र याद करने के लिए मैं आपको प्रूव करने का छोटा छोटा तरीका बता दूंगा। समाकलन आता है ना, साइन का समाकलन क्या होता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा। आज की वीडियो में आवाज बहुत तेज हो गई, थोड़ा पास लगा है। इस माइक में बहुत तेज आवाज रहती है, कोई फुल साउंड में सुन नहीं सकते हेडफोन में। अगर हेडफोन लगाए फुल साउंड बहुत तेज आवाज आए, और नॉइस कैंसिलेशन तो गजब का, इस पंखे की एक रत्ती आवाज नहीं आती। नॉइस कैंसिलेशन पैसा लगा है,
बाकी सब माइकों से बहुत सस्ता है। आवाज आ साफ नहीं है, बाकी सब बढ़िया हो गया। अपने को पढ़ने से मतलब है कि आवाज में एकदम कोयल सी तेरी बोली है। अरे 3 क्यों लिख रहा हूँ यार बार बार? ओ सॉरी, उल्टा 7 बना दिया। उल्टा 7 बन गया था। हो जाता है, भावनाओं में बह जाता है आदमी। अब आता है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। तुम्हें बल युग्म, अच्छा बताओ द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में क्या क्या चीजें जान गए? द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में सबसे पहले उसका सूत्र जान गए। पहले तो द्विध्रुव की परिभाषा जाने, फिर उसका सूत्र जाने, जो कि क्या होता है, एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ये मत बोलना 2ql, q इंटू लंबाई, तो उसकी लंबाई अगर क्या ले ली जाए 2l, तो 2l है। अगर उसकी लंबाई l ले लें तो ql आ जाएगा। अगर लंबाई a ले लें, स्मॉल a, तो क्या आ जाएगा, qa आ जाएगा। तो ये ना सोचना कि 2 रखा रहेगा फार्मूले में, हमें 2 लगाना है। फार्मूले में 2 कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है। वो बस सवाल लगाने के लिए ऐसा ले लिया जाता है। अब ना लेते तो यहाँ l/2 करते, फिर जब cos थीटा की वैल्यू लाते तो l/2 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, उसका रूट लगाते, फिर 4 का रूट अपॉन 2 बाहर आता, होता कि नहीं। तो ये सब कठिनाइयों के कारण ही उसको वैज्ञानिकों ने छोटा बना दिया है, ठीक। गिन रहे हो कि कुछ उसमें डिजाइन बना रहे हो? अपना नाम ना लिख देना। वहां पे कपड़ा फाड़ के करौंदा डाला था 3 ठो, पेन भी गोदा है, इसीलिए बैठते हैं यहाँ पे टाइम पास करने। अजीब अजीब हरकतें हैं तुम्हारी। ये तमाम रंग क्यों डाल दिए हो? जब हेडिंग डली तो हेडिंग में हाइलाइटर क्यों किए हो? हेडिंग तो खुद ही हाईलाइट है। हेडिंग में हाइलाइटर लगाया, हेडिंग तो खुद ही हाईलाइट है। बोल दो नया नया खरीदे थे 80 रुपए का पैकेट, तो सोचे कुछ खेल ले, है ना। नई हेडिंग है जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो क्या बोला है, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान ई में द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। इसको समझोगे तो देखो बन जाएगा। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो सरल है, बस थोड़ा सा इसमें मैथ है, ठीक है। बात ये पहले चैप्टर में ही इतनी मैथ दे दिया। वैसे सबसे पहला चैप्टर तुम लोग के हिसाब से कौन सा होना चाहिए था पूरी बुक में? जय भानु फिजिक्स में, वाह क्या बात कही। सबसे पहला चैप्टर होना चाहिए था तुम लोग का नाभिक वाला। मैथ के लोग बोल रहे हैं पहला चैप्टर जय भानु होना चाहिए, तो आप लोग मैथ का खौफ जान गए होंगे, ठीक। वो जो आए थे उनसे बन रहा था कि वो मैनेज करके लिखे थे, मैनेज करके लिखे थे। नवबोध थी, एनसीईआरटी हल दिया रहता है उसमें उदाहरण में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बनता है, अभी नया नया है तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो इसमें पहले ये समझो, आघूर्ण तुमने 11th में पढ़ा है, बल आघूर्ण पढ़ा था ना। बल आघूर्ण में तुमने पढ़ा था हैंडपंप का हत्था लंबा क्यों बनाया जाता है, रिंच पाने लंबे क्यों होते करते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी थी। आघूर्ण का मतलब होता है बल कहीं लगाते हैं, उसका असर कहीं और पड़ता है, ठीक है। जैसे घर में जब मारते हैं तो बल यहाँ लगाते हैं, लेकिन असर पढ़ाई में दिखता करता है, ठीक है। तो बल कहीं लगाओ, उसका असर कहीं पे पड़े, इसी को कहते हैं आघूर्ण। आघूर्ण में 2 शब्द हैं, आओ घूमो, तो ये घुमा देता करता है जनरली, आघूर्ण आघूर्ण, है ना। तो आके वो घूमने लगती है, वस्तु जब घूमने लगती है तो उसमें कौन सी चीज आ जाती करती है, आघूर्ण आ जाती है, ठीक। बल युग्म, युग्म का मतलब होता करता है जोड़े में बल लगेगा। जैसे तुम्हारा जो साइकिल की पैडिल हो गई, अगर तुम एक पैडिल नीचे मारते हो दूसरी वाली कहाँ जाती है, ऊपर, ऐसे ऐसे चलते रहता करता है। जो हैंडल है, एक हैंडल इधर मोड़ते दूसरे वाले क्या उधर मोड़ना पड़ता है। मान लो ऐसी बाइक होती, दोनों हैंडल अलग अलग होते, एक ठो इधर मोड़ते तो एक ठो इधर मोड़ना पड़ता कि नहीं, होता ना दिक्कत। साइकिल ऐसी चलाते पता चले दोनों को ऐसे मोड़ दिए, टायर ऐसे हो गया, है ना, दोनों ऐसे। तो इसीलिए ये चीज बनाई गई है। तो बल युग्म का मतलब हुआ एक तरफ बल लगाएंगे, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक लगेगा, समझ गए। जैसे पंखा हो गया, अब पंखा एक तरफ की पंखी को मारे, दूसरी तरफ वाली ऑटोमेटिक इधर आ गई, है ना। ये नहीं कि दोनों तरफ हमको मारना पड़ रहा है, इधर इधर मारेंगे, इधर इधर। तो बल युग्म जो होता है वो ऑटोमेटिक लगता है, ठीक है। और आघूर्ण का मतलब वो घूमेगा, द्विध्रुव पर रहेगा, और एक समान विद्युत क्षेत्र क्या, मान लो अगर ऐसे ऐसे है तो इसे क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब ये समांतर समांतर दिख रहा है। और अगर ऐसे है तो ये एक समान नहीं है। क्यों, यहाँ का घनत्व देखो, यहाँ का घनत्व, यहाँ का घनत्व क्या है ज्यादा, यहाँ का घनत्व कम, तो ये एक समान कैसे हुआ। एक समान होने के लिए क्या होना चाहिए, घनत्व समान, ठीक है। अरे यार, नई इंक, नया मार्कर सब लेना,
आज तुम्हारा पैसा दे दूंगा, अभी ले लो, नहीं तो याद नहीं। तुमको बोला था कल छुट्टी में बता देना, 60 रुपए की थी ना, चुक गई आज भी। हो गया, आज मैं भी आऊंगा, अपने हेयर कटवाने हैं मुझे, हेयर। देखो मुझसे इंग्लिश बनती है। खून समझ के पी रहा है, लाल वाली इंक पे मच्छर बैठा है। चलो यहाँ थोड़ा अच्छे से समझना, मस्त सरल टॉपिक है। ये बताओ, जब भी हम द्विध्रुव बनाते हैं तो पहले कौन सा आवेश बनाते हैं? माइनस आवेश। चलो सब लोग यहाँ अच्छे से देखो। मान लो कि ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। आज मैं बालों में तेल नहीं लगाया हूं तो जैसे है। ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। समझ गए बात को? समझ गए? यहाँ पे मान लो कोई आवेश रखा है, सॉरी आवेश क्या, विद्युत द्विध्रुव रखा है। ये यहाँ पे मान लो -Q चार्ज है ना? इसमें कौन सा चार्ज है? -Q। यहाँ रख देता हूँ -Q, और इसमें कौन सा चार्ज है? +Q। बात समझ में आई? यार वीडियो में दिखता है ये माइनस प्लस, लगभग दिख रहा है, समझ जाएंगे, इतने गधा थोड़ी। ये डाइपोल है। ये क्या है? डाइपोल है, जिसकी लंबाई कितनी है? कौन दरबार कर रहा है भाई? तुम लोग दरबार करते हो, फिर मुझे वीडियो एडिट करना पड़ता है। एडिटिंग में हालत खराब हो जाती, पूरा वीडियो खुद को देखना पड़ता है। और खुद की आवाज सुनना जानते हो क्या होता है? खुद की आवाज कितनी मुश्किल। कॉल रिकॉर्डिंग कभी खुद की सुने हो? आंसू आ जाता है भाई सुन के, इतनी घटिया आवाज लगती है अपनी, है ना? अपनी फोटो भी बिना फिल्टर लगाए अच्छी नहीं लगती। अच्छा, तुम लोग को अगर लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मसाकली हो, 3 बजे दोपहर सो के जब उठो, उतनी समय अपनी सेल्फी लो और उसको मजाल है स्टेटस लगा दो, उसको डीपी में लगा लो। कभी दुनिया में कोई मैसेज नहीं करेगा लड़का। सही बात है कि नहीं? तुम ट्राई किए हो क्या? एकदम दुखी लग रहे हो, इतना दुखी क्यों हो? हमारी कोचिंग में दुखी ना रहा करो, मैं खुद ही इतना दुखी रहता हूँ, तुम लोग को देख के दुखी और दुखी हो जाऊंगा। ये जो विद्युत क्षेत्र है, चलो यहाँ थोड़ा देखो अच्छे से, तभी समझ में आएगा। ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है धनावेश पर लगने वाला बल। ये जो लाइन बनी है ना, इसका मतलब धनावेश को धक्का मार इस लाइन में ही भगाया गया है, समझे? तो इसका मतलब इधर से इधर धक्का लग रहा है। ये बताओ, अगर डाइपोल ऐसे रखा गया है तो डाइपोल में प्लस चार्ज है, तो प्लस वाले पर इधर की ओर बल लगेगा कि नहीं? तो प्लस वाले पर, अच्छा ऐसा कर दूं, इसको प्लस बना देता हूं, ऐसे तो दिखाई दे थोड़ा, है ना? तो प्लस वाले पर इधर साइड क्या लगेगा? बल लगेगा। और माइनस वाले क्या करेगा? ये खींचेगा कि नहीं? तो माइनस वाले को क्या करेगा? इधर खींचेगा। एक बात बताओ, प्लस वाले को जब धक्का लग रहा है तो माइनस वाले को इधर ना धक्का लगेगा? एक को इधर और एक को इधर, दोनों तरफ क्या लग रहा है? बल लग रहा है। क्या लग रहा है? दोनों तरफ बल लग रहा है। कोई दिक्कत? दोनों का डायरेक्शन है, इसलिए मैं सदिश वाला चिन्ह बना देता हूं। अब जब भी यहाँ बल युग्म आघूर्ण की बात होती है, बल युग्म तो लगने लगा। अगर मान लो ये बीचों बीच एक कील के रूप में स्थिर हो तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे है। अगर इधर से धक्का लगा, अब यहाँ पे बल लगेगा इस दिशा में, और यहाँ इसको रख दो, और ये वाला बल लगेगा इस दिशा में। ये चीज ऐसे है, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना? और दोनों दिशाओं में बल लगता रहेगा, तो क्या इसके बाद ये घूमेगी? नहीं घूमेगी। ऐसे है ना? तो ये बल इधर लगा, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये जब दोनों बल लगेंगे तो, अरे यार, ये दोनों बल ऐसे लगेंगे तो ये बीचों बीच ऐसे बन जाएगा कि नहीं? अब क्या ये घूमेगा? इसमें घूमता नहीं है, स्थायी हो जाता है। और यही सब पेपर में पूछता है, कब स्थायी होता है, कब अस्थायी होता है, कब अधिकतम बल आघूर्ण होता है, कब न्यूनतम होता है। इस कंडीशन में इस पर बल लग रहा है क्या? अब ये 0 हो गया। अब इसको घुमाने के लिए कोई बल नहीं लगेगा। भाई ऐसे था, इस पर बल लगा ऐसे, इस पर बल लगा ऐसे, तो ये ऐसे हो गया। अब ये स्थायी हो गया। इस कंडीशन में क्या है? ये स्थायी समांतर हो गया ना। जैसे मान लो बारिश हो रही है, बारिश में तुम कोई प्लेट लगा दो, बारिश में कोई प्लेट लगा दो, क्या उस प्लेट में पानी पड़ेगा? नहीं। ऐसे यहाँ इधर से इधर जा रहा है, इसी दिशा में तुम ऐसे, ये है इसी दिशा में ऐसे रख दिए, तब ये क्या हो गया? बराबर। मतलब इस चार्ज पर इधर बल लग रहा था, इस चार्ज पर इधर। जब दो दिशाओं में विपरीत दिशा में बल लगता है तो भाई इसमें इधर बल, इसमें इधर बल, विपरीत दिशा में बल क्या हो गया? एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, हुआ। तो इस कंडीशन में ये स्थायी है कि अस्थायी? स्थायी है, स्टेबल है, समझ गए? इस पर लगने वाला बल अब शून्य। लेकिन इस कंडीशन में देखो, दिखता है वीडियो में ना, इस कंडीशन में इस पर मैक्सिमम बल लगेगा। यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, समान। तो प्लस वाले पर मैक्सिमम बल, इधर वाले में, और है ना, सॉरी, इधर बल लगेगा, इसमें इधर, इसमें इधर। तो ये जब ऐसे दोनों तरफ बल लगेगा तो ऐसे नहीं हो जाएगा? फिर ऐसे दोनों तरफ बल लगा, ऐसे हो गया, बस समझ गए?
तो यहाँ पे टाउ लगेगा, ठीक। और एक आएगी 180 डिग्री वाली कंडीशन। 180 डिग्री वाली कंडीशन मैंने नहीं दिया हुआ, बस इसमें स्थायी हो जाता है, हो गया। अब तुम ये समझो कि यहाँ पे एक इस दिशा में बल लगेगा, एक इस दिशा में। ये करना क्या चाह रहा है, बल लगा के करना क्या चाह रहा है, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर करना चाह रहा है। विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर करना चाह रहा है, बल आघूर्ण, इसलिए वो ऑटोमेटिक लग रहा है, वहां पे तार और नहीं लगाए। तो एक बात बता दी जाए आपको कि जो बल युग्म आघूर्ण होता है इसका एक सूत्र होता है ना। तो जब भी आप बल युग्म आघूर्ण पढ़े होंगे जिंदगी में, और 11th अगर मेरे यहाँ पढ़े हो तो मैं तो खूब याद कराया हूँ, किसी भी चीज का युग्म में आघूर्ण आए, किसी भी चीज का आए, तो एक और दोनों के बीच की दूरी, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे एक बल आ जाएगा, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी। लांबिक दूरी या फिर न्यूनतम दूरी, न्यूनतम बोल दो या फिर लांबिक बोल दो। अच्छा, एक और बात बता दूं, जैसे मैं अब तुम्हें अच्छी स्थिति कराया, निरक्षी स्थिति कराया, ये कराऊंगा, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कराया, सब कराया। इसके बाद तुमको घर जाके उसको लगाना है, फेयर टाइप का नहीं लगाना है, रफ टाइप का लगाना है। एक तो काला कलर का रफ ले लो, उसमें सब लगाया करो, ठीक है। ऐसे हवा की स्पीड में चलो, बढ़िया, जितना तेज लगाओगे उतना बढ़िया। थ्योरी मुंह से बोलो, थ्योरी को भी ऐसे लिखो, नहीं जब आदमी ऐसे ऐसे लिखता करता है, माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव लिखते करते हो तुम लोग भी ना, तो उस तरह का प्रैक्टिस करो। अब तुम्हारा मुंह से बोलने वाला काम कम हो चुका है, अब तुम्हारा लिखने वाला काम शुरू हो चुका है। तुम लोग को यूपीएससी वाली टेक्निक बता दो, इसको दर्शाते हैं हम लोग टाउ से। टाउ को ऐसे भी बना सकते हो, टाउ को ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन मैं नॉर्मल वाला बनाता हूँ। क्या ऐसा वाला ना, ये वाला। एक बल क्या है, एफ है। जाहिर सी बात है दोनों बल बराबर होंगे संख्यात्मक मान में, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग, और दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी का पता नहीं। तो ये एक बल ऐसा है और एक बल ऐसा है, तो इनकी लांबिक दूरी ये आएगी, ठीक है, ये आएगी लांबिक दूरी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली लाइन पूरा मिलाना पड़ेगा। समझ गए बात को। तो हमने अपने से किया है, इसका नाम क्या दे देते हैं, चलो इसका नाम ए दे दें, इसका नाम बी दे दें, तो इसका नाम क्या दे दें, सी, ओ दे दें, जो तुम लोग कह दो, है ना। अब बताओ, ए भी उल्टा भी कर सकते हैं हम, इसको भी ए बोल सकते हैं और इसको भी बी बोल सकते हैं, जैसी आप लोग की इच्छा। नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, काम से फर्क पड़ता है, ठीक है। नाम से सही फर्क नहीं पड़ता है। एक बार, एक तो मैंने वीडियो हो गया, छोड़ो। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये द्विध्रुव के साथ किस एंगल में रखा गया है, थीटा एंगल। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो ये थीटा बन रहा है, तो यहाँ थीटा, तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा वही होगा ना। थीटा में कोई परिवर्तन आएगा क्या, विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ये ऐसे रख दिया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा। हर पॉइंट पर बराबर बनेगा, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं की यदि कोई रेखा काटती है तो प्रत्येक बिंदु पर कोण बराबर होता है, संगत कोण, है ना। अब यहाँ का थीटा भी हम समझ गए, तो कुल मिला के हमें कौन सी न्यूनतम दूरी लानी है, ओए न्यूनतम दूरी है कि ओबी, ओबी। भाई एक बल ये है और एक बल ये, दो बल हैं, दोनों बलों के बीच की न्यूनतम दूरी। जब भी लंबाई, अब जैसे पंखा की ऊंचाई नापना है, कैसे नापोगे, यहाँ एकदम इसके 90 डिग्री में फीता लगाओगे कि नहीं, 90 डिग्री। मेरी हाइट नापना है तो एकदम 90 डिग्री से ऐसे नापोगे, नहीं वहां से ऐसे फीता लगा के ऐसे नापो, ऐसे तो मैं 12 फुट का हो जाऊंगा, है ना, नहीं होगा ना। तो यहाँ भी यही तुम्हें करना है, इसको किनारे से लंबाई नहीं नापना है कि पता चले तुम यहाँ 12 कर दो, किनारे से ऐसे लंबाई नहीं नापना है, हमें ये वाली लंबाई नापना। तो अगर ऐसे नापेंगे तब सही आएगा, ऐसे नापेंगे तो क्या है, गलत है, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 10th में पढ़े हो पूरा त्रिकोणमिति वाला चैप्टर। यहाँ पे क्या करना हो, एक त्रिभुज दिख रहा है और यहाँ पे ये क्या है, कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब और कर्ण। देखो कर्ण तुम्हें दिया है और जरूरत किसकी है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है बल आघूर्ण लाना। बल युग्म आघूर्ण लाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बल चाहिए और दोनों बलों के बीच की दूरी। तो एक बल ये एफ आ गया, यहाँ से हम एफ तो ला लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए, लांबिक दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक। तो न्यूनतम दूरी लाने के लिए हमने समझ लिया कि ओबी ही क्या है, न्यूनतम दूरी। अब इस न्यूनतम दूरी को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हमें ये वाली भुजा दिया है, ये वाली ज्ञात करनी। अब ये दोनों कौन सी भुजाएं हैं, ये लंब है और ये कर्ण है। ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और कर्ण में काम करता है, साइन थीटा। इसीलिए साइन थीटा लगाए हैं, ये नहीं क्यों रटना पड़ता है, फिजिक्स में लॉजिक लगते हैं, केमिस्ट्री में आने लगते। तो यहाँ इस भुजा की जरूरत हमें नहीं है, अगर इसकी जरूरत होती कॉस थीटा लगा देते, आधार बटे कर्ण, समझ गए। बस मान लो ये ना दिया होता, ये दिया होता, मान लो ये ना दिया होता, ऐसी कोई कंडीशन होती, ये दिया होता और ये ज्ञात करना होता, ये लंब ज्ञात करना है, आधार दिया है तो लंब बटे आधार यानी क्या लगाते, tan थीटा। चलो समझ गए।
तो यहाँ पे हमें न्यूनतम दूरी क्या दिख रही है, OB दिख रहा है। अब हमको टाउ ज्ञात करने के लिए दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। तो बल ज्ञात करना है, तो बल ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, तुम्हें क्या क्या दिया, आवेश दिया है, ये दोनों आवेश है ना, ये भी Q है, ये भी Q, ये प्लस Q और ये माइनस Q। तो दो आवेश हैं, बल है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों को मिला के तुमने Q से फार्मूला पढ़ा है, E = F/Q, है ना। तुम जानते हो चूंकि E = क्या होता है, F/Q, तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आ जाएगी, QE आ गया। ये लो तुम्हारी पहली वैल्यू मिल गई। अब इसी प्रकार हमें OB लाना है, ये तो मिल गया। OB लाने के लिए हमें क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज AOB में समकोण लगाते हैं ना, कुछ भी बोल दो, त्रिभुज AOB में हमें क्या लगाना है, यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा लगाने के पीछे रीजन है, हमें ये वाली ज्ञात करनी है, ये वाली दिया है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, OB बटे AB, OB लंब है, AB कर्ण है, सबकी वैल्यू रख दो। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, OB ज्ञात करना है, AB की वैल्यू 2L है, तो यहाँ पे अपॉन 1 समझ के थीटा गुणा कर दो, OB = क्या आ जाएगा, 2L साइन थीटा आ गया। ये दूसरी वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या कर देंगे, इनको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 में रख दोगे, टाउ = क्या आ जाएगा, F × OB था, इसका हमें वेक्टर फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। F कितना आया है, QE, F आया है QE, OB कितना आया, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। ये लो, फिर हमारा साथी मिल गया 2QL, और 2QL जब भी मिल जाता है हम जानते हैं P हो जाता है ना। तो टाउ = क्या आ जाएगा, 2QL और E × साइन थीटा। एक बात याद रखना, यहाँ E को हमेशा बाद में लगाना, ठीक है। तो टाउ = क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा। ये आ गया फार्मूला, यही बलाघूर्ण है, यही बलाघूर्ण, समझ गए। यहाँ पे E साइन थीटा इसलिए आता है, पता नहीं क्यों आता है, क्योंकि क्रॉस होता है। अब ये बताओ कि बल कैसी राशि है, सदिश, तो बलाघूर्ण भी सदिश होगा, है ना। तो सदिश होने के लिए इसका दिशा कैसे लाएंगे, दिशा लाने के लिए हमें इसको दिशा के रूप में लिखना पड़ेगा। दिशा के रूप में लिखने का मतलब है सदिश रूप में, तो इसको आप सदिश रूप में क्या लिखेंगे, सदिश रूप में। सदिश रूप में जब भी लिखेंगे ना, तो ये टाउ, ये वेक्टर टाउ = P × E, वेक्टर P × वेक्टर E। पेपर में हमेशा लिख के आना, वेक्टर फॉर्म पेपर में लिखना ही होता है, और एनसीईआरटी इसको पहले लिखती फिर इसको बाद में लाती, समझ गए। अब जाहिर सी बात है इसका डायरेक्शन भी होगा, इसका क्या होगा, डायरेक्शन। तो पहले P का डायरेक्शन लाओ, P किस डायरेक्शन में है, इधर, माइनस से प्लस की ओर होता है ना, तो P की दिशा ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, इन दोनों के बीच कोण किससे बन रहा है, P से E में, तो ये P है और ये E है, तो वेक्टर का डायरेक्शन लाने का ये फार्मूला होता है, याद है ना। तो ये P है और ये E, तो इसमें ऐसे कोण बना नहीं, कोण कैसे बना है, ऐसे बनाए ना कोण, नहीं समझ में आ रहा, ये देखो ऐसे ये कोण की दिशा होती है और ये उसका आंसर आता करता है। इसमें बल आघूर्ण की दिशा क्या होगी, बता आ रहा हूँ नॉलेज के। P का डायरेक्शन ये है और E का डायरेक्शन ये, तो थीटा जो बना है ये यहाँ से यहाँ ऐसे थीटा आया है कि नहीं, तो थीटा कैसे आया, ऐसे आया है। जब थीटा ऐसे आया तो ये अंदर की ओर डायरेक्शन आ रहा है, अंदर की ओर डायरेक्शन आ रहा है किसका, टाउ का। तो टाउ किधर लग रहा है, एकदम अंदर की ओर, बोर्ड के लंबवत, दोनों के लंबवत पीछे की ओर। भाई सदिश राशि है, तुमने ऐसे पढ़ा होगा ना। मान लो ये कोई वेक्टर A है और ये कोई वेक्टर B है, मान लो ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे वेक्टर B है और ये वेक्टर A। A से B में अगर कोई कोण बन रहा है, तो ये A से B में कोण बन रहा है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ आता है, ऊपर, A × B, यही ना एन कैप कहलाता था। वही चीज यहाँ भी लगा दी। बस इसको ज्ञात करने के लिए तुम्हें थोड़ी सी की चीजें पता होनी चाहिए। बल युग्म आघूर्ण लाने के लिए हमें एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी लाना है। फिर हमने F × OB कर दिया, OB हमें लांबिक दूरी दी गई, ठीक। बाकी सब मैंने 50 बार बता दिया है। इसमें मैंने कुछ बातें भी लिखी होंगी, उनको भी देख लो। इसमें शुरू में लिखा है मैंने, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, दिख रहा है सबको, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +Q - Q आवेशों से मिलकर बना है और इसकी लंबाई 12 है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसके दोनों सिरों पर QE बल ये देखो आया है ना, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है मैंने, चित्र में QE लिखा है ना, हाँ चित्र में QE लिखा हुआ है। इसके दोनों सिरों पर QE बल विपरीत दिशा में लगता है, जो एक बल युग्म का निर्माण करता है, जिससे द्विध्रुव घूर्णी गति करने लगता है और स्टेबल हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद हमें इसकी स्टेबिलिटी चेक करना है। स्टेबिलिटी 1 मिनट में चेक हो जाएगी फार्मूले से। फार्मूला प्रूव करना आ गया, घर में इसको करके आओ,
और जो कल हम करेंगे वो 2 तो बहुत छोटे छोटे, उनमें ज़्यादा नहीं समझाना है क्योंकि उनके फार्मूले बस इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको 2 कंडीशंस में चेक करेंगे। कैसा साउंड निकालते यार तुम लोग हैं। चलो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट केस, यदि थीटा कितना हो, यदि थीटा क्या हो 0, जैसे मैंने बोला ये एकदम ऐसे आ जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 0। यदि थीटा की वैल्यू क्या हो 0 तो टाउ कितना आएगा, देखो साइन 0, थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी इस कंडीशन में इस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र जब ऐसे है, ये विद्युत क्षेत्र ऐसे है, इसमें ये और ये इधर साइड कौन सा वाला है, प्लस वाला है, और इधर साइड कौन सा वाला माइनस, तो प्लस वाले में इधर बल लग रहा था और माइनस वाले में इधर बल लग रहा था, दोनों बल क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल, लो तो परिणामी बल शून्य। इस कंडीशन को कहा जाता करता है स्थायी अवस्था। इसमें द्विध्रुव क्या होता है, स्थायी, ठीक है, स्थायी होता है, कोई बल नहीं लगता। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, ये ऐसे ऐसे विद्युत क्षेत्र है, इसमें 90 डिग्री में रख दिया, कितने में 90, यहाँ पे मान लो प्लस रख दिया और यहाँ पे माइनस, तो इस पर तो एक बल इधर लगेगा एक बल इधर लगेगा, तो इस पर बल कैसा आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। यहाँ पे साइन थीटा वाली वैल्यू ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि साइन थीटा तो तब ला रहे थे जब हम ऐसे कर रहे थे, अभी 12 है तो 12 ही क्या हो जाएगा, फिर 12 ही ना बन जाएगा, ये पूरी दूरी क्या कहलाएगी 12 कहलाएगी। तो इसका हम जब डायरेक्ट लगाएंगे तो ये टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बल क्या है F इंटू 12 बनेगा, तो ये टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, F इंटू 12, यानी F की वैल्यू क्या थी QE इंटू 12, तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया 2QL इंटू E, यानी क्या आ गया टाउ इक्वल टू P आ गया, यानी ये मैक्सिमम होता है, ये क्या होता करता है मैक्सिमम। डायरेक्ट भी लगा सकते हो, थीटा की वैल्यू 90 यहाँ रखो, डायरेक्ट P आ गया। बस मैं बता रहा था कि वो साइन थीटा क्यों आ रहा था, क्योंकि टेढ़ा था। साइन थीटा आने का रीजन क्या था, टेढ़ा था। अगर वो टेढ़ा ना हो एकदम सीधा रख दो उसे तो साइन थीटा आएगा ही नहीं, क्योंकि ये न्यूनतम दूरी का ही काम करेगा, लांबिक दूरी चाहिए ना, तो यही न्यूनतम दूरी है। तो साइन थीटा आया कहाँ से, साइन थीटा आ रहा था केवल और केवल उसकी लंबवत दूरी लाने के लिए। असल में साइन थीटा का एक और कारण बता देता हूँ, इसका यहाँ से वियोजन कर दो। ये जो लंबाई है इस लंबाई का क्या कर दो वियोजन, तो इसके 2 वियोजन होंगे। जैसे मान लो ऐसे विद्युत क्षेत्र है यहाँ मान लो ये ऐसे रखा है, तो यहाँ हम जानते हैं यहाँ पे थीटा मान रहे हैं, तो एक इधर साइड डंडी बना दो, यहाँ भी थीटा मान लो। बात समझ में आई। तो अगर हम ये वाली लाइन को बोल रहे थे कौन सी, साइन थीटा, ये वाली लाइन भी कौन सी होगी फिर कॉस थीटा, समझे। तो एक कॉस हो जाती है और एक साइन, उसका वियोजन कर दिए, ठीक, और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और जो आंसर होगा कॉमन ले लेंगे, ठीक। थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं लेकिन हैं सरल, ये नहीं कह सकते कठिन है, बस यही था। तो इस अवस्था में अगर ऐसे है तो सबसे ज्यादा बल लगेगा, ऐसे बल लग के इसको क्या करना चाहेगा, ये सीधा करना चाहेगा, और सीधा जैसे ही होगा तो दोनों तरफ समान बल लगेगा, 0 हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। इसके बाद कौन से टॉपिक आते हैं हम लोग के, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा, ये कभी नहीं आए, समझ रहे हो, ये कभी नहीं आए। हो सकता है जोड़ी ओड़ी में काटो सूत्र के रूप में पूछ ले तो हम इसको लगा लेंगे, हो गया। कल हम लोग का जो मेन टॉपिक चलेगा वो चलेगा विद्युत फ्लक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें भी सॉरी कॉस थीटा आने का कारण यही है, जैसे उसमें कॉस, अच्छा मिटा दिया, उसमें कॉस थीटा आता है ना, जैसे हम लोग लिखते करते हैं कि सतह की लंबवत निकलती है, लेकिन लंबवत कहाँ निकलती करती है, टेढ़ा भी तो निकलती है, तो टेढ़ा निकलती भले, टेढ़े वाले का वियोजन कर देते हैं, जब टेढ़े वाले का वियोजन कर देते हैं तो एक साइन हो जाता है एक कॉस हो जाता है, हम कॉस वाले को ले लेते हैं साइन वाले को छोड़ देते हैं, इसीलिए उसमें क्या आ जाता है कॉस, इसीलिए कहते हैं फ्लक्स क्या है, अदिश राशि, ठीक। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे तुम्हारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा था, बल रेखा वाला था ना, ऐसे ही कल तुम्हारे ये फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो कल का लेक्चर फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल संडे तो नहीं है ना, ठीक है। आज की क्लास समाप्त होती है, धन्यवाद। परसों है।